So let us continue our topic of interference and let's see sound interference in Quink's tube. Quink's tube एक ऐसा आपके पास apparatus है जिसके थ्रू सबसे पहले तो आप phenomena of interference को प्रूव करते हो. Phenomena of interference. Then using this experiment, you can also find the wavelength of sound wave as well as the velocity of sound in air. Velocity of sound in air. ये तीनों ही चीजें हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द क्विंक्स ट्यूब. सो सबसे पहले हम अपना सेटअप समझते हैं. हमारे सेटअप के अंदर एक होता है फिक्स ट्यूब विच इज नेम्ड एज ट्यूब ए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है. इस ए ट्यूब के दो ओपन एंड्स हैं. एक ओपन एंड पे आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क को लाके रखा. गिवन दैट ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ये आपको पता है. ट्यूनिंग फॉर्क किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा जिसकी वजह से कुछ साउंड आपकी ट्रांसमिट होगी. एट द अनदर ओपन माउथ ऑफ द ट्यूब ए यू हैव अ डिटेक्टर. हम लोअर एंड पे एक डिटेक्टर को रख देंगे और डिटेक्टर हमें बताएगा कि जो साउंड जो आ रही है वो साउंड की इंटेंसिटी क्या है. सो बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग कंडीशंस पे कब हमें मैक्सिमम मिल रहा है, कब मिनिमम मिल रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं, जब हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क आया, तो ट्यूनिंग फॉर्क से आने वाली एक साउंड वेव जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये पास करेगी ट्यूब ए से, जो हमारी फिक्स ट्यूब है. एंड लेट अस से दैट दिस ट्यूब इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ और अ लेंथ ऑफ L1. नाउ द अदर एंड इज द ट्यूब बी, जो हमारी मूवेबल है. जो हमारी ट्यूब बी है वो क्या है? मूवेबल ट्यूब है. इस मूवेबल ट्यूब के अंदर भी हमारी साउंड प्रोपेगेट करेगी. लेट अस से रेड कलर वाली साउंड हमारी आई और वो बी वाली जो हमारी ट्यूब है वहां से पास करके दोबारा डिटेक्टर पे गई. डिटेक्टर इसकी भी लेंथ को मेजर करेगा एंड बेस्ड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ L2 एंड L1, बेस्ड अपॉन द लेंथ L2 माइनस L1, यू विल से कि डिटेक्टर को एक मैक्सिमम मिला होगा. सो फॉर द गिवन पोजीशन एज यू कैन सी, initially when detector records a maxima, when detector records a maxima, सो इस मैक्सिमा की कंडीशन पे आपको पार्ट डिफरेंस कितना मिला होगा? डेल्टा एल पार्ट डिफरेंस कितना मिला होगा? L2 minus L1, and this part difference should be equal to n times lambda for the condition of maxima. Let us say that this is your equation number 1. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्यूब नंबर बी है, जो हमारी मूवेबल ट्यूब है, उस मूवेबल ट्यूब को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से हम डिस्प्लेस करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में. एंड लेट अस से डिस्प्लेस करके आपने इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस किया. ट्यूब बी को आपने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, सो आपकी ट्यूब बी कैसी हो जाएगी? हमने अपनी ट्यूब बी को आउटवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया. x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने की वजह से अब हमारी ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड जो आ रही होगी, नाउ दिस विल ट्रेवल द पाथ which I am showing by blue color. So it will go in this, और वो मूवेबल ट्यूब बी से पास करेगा और पार्ट ट्रेवल करके फर्दर दोबारा डिटेक्टर पे जाएगा. इन दिस केस जो हमारी ट्यूब ए से पास करने वाली जो साउंड वेव थी, L1 लेंथ जिसने ट्रेवल किया था, वो वाला डिस्टेंस तो हमारा फिक्स रहा. लेकिन जब हमने मूवेबल ट्यूब को आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो लेंथ L2 थी वो चेंज हो गई. लेंथ L2 में एडिशनल कितना पाथ उसको ट्रेवल करना पड़ा? एक पाथ अपर साइड पे और एक पाथ लोअर साइड पे. तो टोटल एडिशनल पाथ उसने कितना ट्रेवल किए? 2x. एज कंपेयर टू द रेड कलर वेव, एडिशनल पाथ कितना ट्रेवल किया हमारी वेव ने? 2x. ड्यू टू दिस the tube B, when it is pulled out, now tube B is pulled out to detect next maxima. अब हम अपनी ट्यूब बी को तब तक बाहर की तरफ मूव करेंगे जब तक
डिटेक्टर को अगला मैक्सिमा ना मिले, एंड एट दिस पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डैश कितना हो जाएगा, L2 डैश माइनस L1, where L2 dash is equal to L2 plus 2x minus L1, and this path difference will be equal to n plus 1 into lambda. This path difference delta x dash should be equal to n plus 1 into lambda, which is our equation number 2. From equation number 1 and equation number 2, अगर मैं equation 1 की बात करूं तो वहां पे आपको L2 minus L1 की वैल्यू कितनी मिली थी, L2 minus L1 is equal to n times lambda. और इक्वेशन नंबर 2 से बात करूं तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी L2 plus 2x minus L1 is equal to n plus 1 times lambda. दोनों इक्वेशंस में से अगर आप L2 minus L1 को n lambda पुट करो, so you will be left with 2x plus n lambda, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे so that will be n lambda plus lambda. n lambda दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा और 2x is equal to lambda. So using this experimental setup, you have firstly calculated the wavelength of sound. तो हमें लैम्डा मिल जाएगा जो आपको क्या बताएगा, वेवलेंथ. और अगर आपको वेवलेंथ पता चल गया, साथ में आपको ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, सो सिंस जो हमारी जो भी साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स के ऊपर. अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको एफ नॉट पहले से पता थी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड v will be equal to f naught times lambda. So lambda हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता थी, सो इन दोनों के बेसिस पे आपको स्पीड ऑफ साउंड पता चल जाएगा. समझ में आया, ठीक है. दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज based upon the interference of sound in Seebeck's tube. Now here in this case the Seebeck's tube, it is used to find sound velocity in air. It is used to find sound velocity in air and used for demonstration of interference, and used for demonstration of interference. तो इस सेटअप को समझते हैं. इस सेटअप में हमारे पास क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क किसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, एंड लेट दैट ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ नॉट. इस ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होगी. द फर्स्ट साउंड आई एम डिनोटिंग बाय रेड कलर, it will directly go into this column, and from this column it will move into the lower tube and it will move toward the detector, जहाँ पे हमारे पास lower end पे एक detector लगा हुआ है. This detector will detect the intensity of the sound which is finally coming into it. So detector के पास एक तो red color वाली wave आएगी, and let us denote this length by length L1. एक हमारे पास additional wave आएगी जो green color की मैं show कर रहा हूँ. This wave will go straight and it will get reflected from the piston, और piston से reflect होके दोबारा उसी ट्यूब से पास करके डिटेक्टर में आएगी. Let this green colored length is L2. So सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगा कि L2 minus L1, और basically you can also denote it by this distance, जो हमारे सेंट्रल लिम्ब से पिस्टन तक का डिस्टेंस था. Let this distance is L. So हमारी रिफ्लेक्टेड वेव ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किए, रिफ्लेक्टेड वेव ने एक डिस्टेंस तो ट्रेवल किया पॉजिटिव साइड पे और फिर एक रिफ्लेक्ट करके वापस आया, तो टोटल इसने कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L का. सो पिस्टन की पोजीशन फाइंड आउट करने पर आप ये बता सकते हो कि हमारी ग्रीन कलर वाली वेव ने रेड कलर के कंपैरिजन में एडिशनल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए. दैट एडिशनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2L. सो वी मे राइट दैट initially piston is set for maximum loudness. पिस्टन से हमें मैक्सिमम लाउडनेस मिलेगी, और उस केस में जो हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 2L, which is equal to n lambda. This is my condition number 1. Now I will move my piston outward. अब मैंने पिस्टन को उसकी गिवन पोजीशन से आउटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, and let us say that the displaced position is shown by this red color. So displaced position पे जाके आपने इसको फर्दर कितना डिस्प्लेसमेंट दिए,
से फॉर एग्जांपल आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है कि गिवन पोजीशन से x अमाउंट का, तो अब जो नई वेव जो आएगी उसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। पहले तो ग्रीन कलर वाली वेव थी, लेकिन अब हमारी वही साउंड वेव ट्यूनिंग फॉर्क से स्टार्ट होके नई वाली पोजीशन, ट्यूनिंग फॉर्क की नई वाली पोजीशन से रिफ्लेक्ट होके जाएगी और लोअर लिम्ब से पास करके दोबारा डिटेक्टर पे जाएगी। इन दिस केस जो हमारी ब्लू कलर वाली जो वेव है उसने रेड कलर की कंपैरिजन में एडिशनल पाथ कितना चला है? It has traveled an additional path of this blue highlighted color। और इस ब्लू हाइलाइटेड कलर में से भी अगर हम देखें तो पहले तो एल वाली लेंथ तो ट्रेवल कर ही रहा था, एडिशनल लेंथ कितनी उसने ट्रेवल की? 2x, एक x अपर साइड की और एक x लोअर साइड की। सो टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 टाइम्स l प्लस x, 2 टाइम्स l प्लस x। सो नाउ piston is pulled out gradually, piston is pulled out gradually so that next maxima occur, so that next maxima occurs, and in that case the new part difference delta x dash will be given by 2 times of L plus x should be equal to the next maxima, which is given by n plus 1 times lambda. This is our equation number 2. From both the equations, if you will find, then you will see that lambda will become equal to 2x. जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर रहेगा? 2x। सो एक्सपेरिमेंटली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने पिस्टन को बाहर की तरफ कितना मूव करवाया था, जहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिलने पे आपको वेवलेंथ लैम्डा मिल जाएगा। और अगर आपको वेवलेंथ पता चल गया तो यहाँ से आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। Speed of sound, which is v, it will be given by lambda times frequency f naught। lambda times frequency f naught। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको f naught पता थी, लैम्डा वेवलेंथ आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ली, तो एक्सपेरिमेंटली आप स्पीड ऑफ साउंड भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड फ्रॉम टू क्लोजली स्पेस्ड सोर्सेज। और इसमें हमारे पास दो अलग अलग केसेस बनते हैं। इन द फर्स्ट केस लेट अस से दैट द डिटेक्टर मूव्स पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेज। सो लेट अस assume that you have two sources, one source which is denoted by S1 and another source denoted by S2। दोनों ही सोर्सेस हमारी येलो कलर वाली डॉटेड लाइन पे हैं, तो हमारा डिटेक्टर जो है वो इस येलो कलर की पैरेलल लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, अलोंग द पिंक कलर डॉटेड लाइन। डिटेक्टर यहाँ पे मूव कर रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज S1 and S2, let this distance is denoted by small d। This distance is denoted by small d, and the plane over which the detector is moving, it is at a separation of capital D from the sources। It is at a separation of capital D from the sources। ठीक है, where I am assuming that the capital distance D is very much greater than the small distance D। So D is very greater than small d। Now I am dropping a perpendicular S1 और S2 के मिड पॉइंट से मैंने एक व्हाइट कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है along the pink colored dotted line where the detector is moving। So let us consider कि डिटेक्टर के मिड पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस y पे अगर आप जाओ, किसी भी डिस्टेंस y पे जाके आपने एक पॉइंट लिया है p। पॉइंट कौन सा लिया है? p। तो p पॉइंट पे सोर्स S1 से एक साउंड वेव पहुंची होगी, P पॉइंट से सोर्स S1 से एक साउंड वेव पहुंची होगी, एंड लेट दैट साउंड वेव इज डिनोटेड बाय दिस येलो कलर्ड लाइन। और P पॉइंट पे ही एक सोर्स S2 से साउंड वेव पहुंची होगी, व्हिच आई एम डिनोटिंग बाय डार्क ब्लू कलर लाइन। ठीक है, तो P पॉइंट पे सोर्स S1 और S2 से दोनों से एक साउंड वेव पहुंची है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज टुवर्ड राइट हैंड साइड फ्रॉम बोथ द सोर्सेज। Now, since the small distance d between the two sources, it is very much smaller than the distance capital D between the detector and the source। So दोनों ही जो हमारी sound waves हैं ये almost parallel होंगी, ये क्या आएंगी? Almost parallel, except that if you will drop a perpendicular from the source S1 over the line S2, यहाँ से हमने एक perpendicular drop किया, और perpendicular के foot का अगर मैं नाम दूं Q, perpendicular foot का मैंने नाम क्या दिया है? Q।
So I'll say that since d is very greater than small d, so S1p, distance S1p is approximately equal to the distance q times p. So हमारा पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा x should be equal to S2q minus S1, sorry, the path difference should be equal to S2p minus S1p. जो हमारे सोर्स S2 से पाथ वेव जो गई P पॉइंट पे पहुंची, और सिमिलरली सोर्स S1 से निकलने वाली वेव जो पॉइंट P पे पहुंची, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? S2p minus S1p. S2p को आई कैन राइट S2q plus QP minus S1p. And since both the waves were almost parallel, for that S1p is approximately equal to QP. तो हमारा पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा? S2q के बराबर आएगा. पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया? S2q. Now again in this setup, if I'll draw a line, this brown colored line, from the central point to the point P, and let this line is making an angle theta. So from geometry you will also say that in this triangle, in this pink colored triangle, एंगल थीटा आपको दिख रहा है कौन सा एंगल रहेगा? नाउ फॉर दिस एंगल थीटा आपको S1 S2 वाला डिस्टेंस पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? S2q. सो इस ट्रायंगल को मैं अलग से दोबारा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. सो दिस ट्रायंगल विल बी लाइक दिस. where this angle is 90 degree, this angle is theta, this is S1, S2, and this point is Q, and the distance between S1 and S2 is given as D. So from this triangle you will say that S2Q will be equal to D times sin theta. S2Q will be equal to D times sin theta. अगर हमारा एंगल स्मॉल है, क्योंकि D बहुत बड़ा था स्मॉल d से, सो यहाँ से हमारी एक अप्रोक्सीमेशन और आएगी दैट एंगल थीटा इज स्मॉल. सो सिंस theta is small, so you will say that sin theta is approximately equal to tan theta. अब दोबारा इस ट्रायंगल पे आओ, और इस ट्रायंगल से अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूं, देखो मैं ब्राउन कलर वाले ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल. So for this triangle, what will be the value of tan theta? Tan theta will be equal to perpendicular upon base. Perpendicular is equal to y and the base is equal to capital D. So tan theta की वैल्यू कितनी आएगी? Y upon capital D. So this will be given by y upon capital D. अब हम दोबारा अगर पार्ट डिफरेंस को लिखें, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? डेल्टा x इज इक्वल टू S2q विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d sin थीटा. d sin थीटा को मैंने लिख लिया d tan थीटा के बराबर, और tan थीटा कितना आया? y by d के बराबर. So the part difference delta x will come out to be d phi by capital D. कितना आया? dy by capital D, where small d denotes the separation between the two sources. Capital D denotes the separation between the planes of the sources and the plane where the detector is moving, and y is the location of any general point P from the midpoint. From the midpoint. डायग्राम में देखो तो हम मिड पॉइंट के नाम को O डिनोट करें, मिड पॉइंट को O नेम से डिनोट करें. नाउ हमें एक जनरल पार्ट डिफरेंस मिल गया. अब इस पार्ट डिफरेंस को अगर मैं जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा से अगर इक्वेट करूं, तो मुझे अपनी कंडीशंस मिल जाएंगी, मुझे वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिला होगा. तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है सेंट्रल पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट कौन सा है मेरा? सेंट्रल पॉइंट. सो दिस इज माय केस 1. सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? ओ. अगर आप सेंट्रल पॉइंट की बात करोगे तो इसी सेटअप को दोबारा से देखो. सेंट्रल पॉइंट ओ की अगर आप बात करोगे, सो यहाँ पे हम सारी अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर देते हैं. तो सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस देखेंगे जो मेरे सेंट्रल पॉइंट ओ पे मिला होगा. सो S1 से एक लाइन जो मेरे ओ पॉइंट पे आई, एंड लेट दिस लाइन इज डिनोटेड बाय डार्क ब्लू कलर.
और मेरे सोर्स S2 से आने वाली लाइन, उसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो हमारी जो फिगर है वो सिमेट्रिक है। फिगर के सिमेट्रिक है। इस सिमेट्रिक फिगर के लिए जो डिस्टेंस मेरे S1 से O तक का रहा होगा, जो डिस्टेंस S1 से O तक का रहा होगा, say for example if distance is denoted by A, then the same distance will be there between the source S2 and the point O. ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा? A आएगा। तो हमारी दूसरी वेव, दिस इज माय वेव नंबर 2 y2, और जो मेरी ब्लू कलर वाली वेव है, दिस इज माय वेव नंबर 1 y1। सो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स y2 एंड y1, ये पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है? पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0। और अगर आपका पार्ट डिफरेंस 0 आता है, जनरल कंडीशन को याद करो। हम इन जनरल बात क्या करते हैं? इन जनरल अगर आपका पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो, जहाँ पे n क्या होता है? कोई भी इंटीजर, तो हमेशा हमें क्या मिलता है इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंगली? मैक्सिमा। इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा। और अगर आपका पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा है, इट मींस कि वहां पे आपकी n की वैल्यू कितनी रही होगी? अगर पार्ट डिफरेंस 0 आया तो आप बोल सकते हो कि वहां पे आपकी n की वैल्यू कितनी रही होगी? 0। और n की वैल्यू 0 मिलने पे जो आपको मैक्सिमा जो मिलता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सो ओ पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। एंड एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, अगर दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों ही सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और वेवलेंथ भी सेम है, तो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। कोहेरेंट सोर्सेज के केस में, कोहेरेंट सोर्स के केस में अगर हमारे सोर्स S1 की इंटेंसिटी हम लिख लेते हैं पाई नॉट, और सोर्स S2 की इंटेंसिटी भी कितनी है? आई नॉट। सो जब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम होती है, तो उस केस में आपके मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। सो विल राइट इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, जिसको आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलते हो, that resultant intensity will be given by under root of I naught plus under root of I naught to the whole square। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 टाइम्स I naught। तो हमें रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी मिली है? 4 टाइम्स I naught। ठीक है। अच्छा, ये तो बात की थी हमने सेंट्रल पॉइंट की। अब सेंट्रल पॉइंट के अलावा अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट की बात करोगे, सो विल राइट दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, केस नंबर 2, जो जनरल केस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे तो जो आपको पार्ट डिफरेंस जो मिला है वो इन जनरल किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा। तो डेल्टा x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। बट डेल्टा x हमें मिला कितना था? यहाँ से देखो, डेल्टा x मिला था हमें dy by d के बराबर। सो यू विल से dy by कैपिटल D इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, जहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी? n लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। n lambda capital D by small d। So this expression will give you the location of all those points on the plane of detector where the detector will experience a maxima। ठीक है। So here the parameter y आपको क्या दे रहे हैं? Distance of nth maxima from nth distance of nth maxima from center। ठीक है। मैक्सिमा डिटेक्ट किसने किया? डिटेक्टर ने। डन। ये वाला केस समझ में आया। और मैक्सिमा मिला है तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी मिली होगी? 4 टाइम्स आई नॉट। इसके वो लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा, जितने भी आपको मैक्सिमा मिलेंगे वो सारे के सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी में रहेगी? 4 टाइम्स आई नॉट। नाउ कम्स टू द लास्ट केस विच इज योर केस नंबर 3 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में एक बात और करते हैं। हमें n की अलग अलग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी।
पूरे को ही नीचे ले जाते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ से एक चीज और देखें, n की अलग अलग वैल्यूज को पुट करो। सो फॉर n इक्वल टू 0 हमें y 0 मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। इसको तो हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जब y की वैल्यू 0 आई तो इसको हमने नाम क्या दिया, सेंट्रल मैक्सिमा। जब n की वैल्यू को 1 पुट किया सो आपको y1 कितना मिलेगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दिस इज नोन एज योर लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। और y को कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से। n की वैल्यू को अगर आप 2 पुट करोगे तो आपको सेकंड मैक्सिमा मिलेगा, जिसका डिस्टेंस कितना आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस विल बी नोन एज योर सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम अपने ओरिजिनल डायग्राम पे जाएं, सो ओरिजिनल डायग्राम पे देखो हमारा y डिस्टेंस जो था वो सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। सो जैसे जैसे आप y ऊपर की तरफ जाते रहोगे आपको कुछ लोकेशन पे 0 पे तो क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद कुछ लोकेशन दूर आपको मिला फर्स्ट मैक्सिमा, then you got a second maxima and third maxima. So this is central maxima. फिर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। सारे मैक्सिमास की लोकेशन आपको समझ में आई। जैसे जैसे आप y पे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, n की वैल्यू को बढ़ाते जाओ तो y की आपको वैल्यू बढ़ती जा रही है, और y की अलग अलग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिलता जाएगा, मैक्सिमास मिलते जाएंगे। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा वेयर द डिटेक्टर इज मूविंग। ठीक है, अच्छा ये तो मिला आपको मैक्सिमा के बारे में। अब अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, दैट पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। बट पार्ट डिफरेंस हमारा आया कितना था, dy बाय कैप सॉरी स्मॉल d y डिवाइडेड बाय कैपिटल D शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स lambda capital D upon 2 times small d, and this expression will give you the location of all the nth minima from the central point. यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू मिल रही है ये आपको क्या बता रहे हैं, लोकेशन ऑफ nth minima. This is giving you the location of nth minima from center. ठीक है, अच्छा मिनिमम की इंटेंसिटी बताओ। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आई नॉट माइनस अंडर रूट ऑफ आई नॉट टू द होल स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 0। तो जो भी आपको मिनिमा मिलेगा उन सभी मिनिमास की इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0। उन सभी मिनिमास की इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0। एंड फाइनली जैसे हमने मैक्सिमा की अलग अलग लोकेशन फाइंड आउट की थी, वैसे ही हम मिनिमा की भी अलग अलग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हमारी n की वैल्यू 0 होगी, जब हमारी n की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, जिसकी लोकेशन कितनी आएगी, लैम्डा d बाई 2d, एंड दिस इज नोन एज योर फर्स्ट मिनिमा। जब आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड मिनिमा विच विल बी गिवन बाय लैम्डा d 3 लैम्डा d अपॉन 2d which is giving you the location of second minima. Similarly अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड मिनिमा whose location will be given by 5 lambda d upon 2d and this will be known as your third minima. जितने भी आपको मिनिमास मिले हैं, जितने भी हमें मिनिमास मिले हैं उनको मैं पिंक कलर से अगर शो करूं तो ये देखो हमें मैक्सिमा कहाँ पे मिला था। ऐसा करते हैं कुछ कुछ हम डिस्टेंस और साथ में इंक्रीज कर देते हैं लाइंस के बीच का। अब देखो हमें n इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या मिला था, सेंट्रल मैक्सिमा। सो एक आपको लोकेशन मिली सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फिर आपको फर्स्ट
मैक्सिमा कब मिला था? जब y1 की वैल्यू कितनी थी? लैम्डा d by d, when the value of y1 was equal to लैम्डा d by d, और 0 और लैम्डा d by d के बीच में आपको क्या मिला है? फर्स्ट मिनिमा मिला है। 0 और लैम्डा d by d के बीच में आपको क्या मिला है? एक मिनिमा। सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा, अगर हम सेकंड मैक्सिमा की बात करें, सो फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना था? लैम्डा d by d से लेके 2 लैम्डा d by d, और इन दोनों के बीच में आपको सेंट्रल क्वांटिटी कौन सी मिली? 3 लैम्डा by 2। सो आपको दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिलता है। दो मैक्सिमा के बीच में क्या मिलता है? एक मिनिमा। सो सिमिलरली अगर हम स्क्रीन पे हमारे मिनिमास को भी अगर लोकेट करें, तो जहां जहां पे आपको मैक्सिमा मिला था उनके बीच वाले पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मिनिमा, देन यू विल गेट सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन। सो ऑल्टरनेटिवली यू विल गेट मैक्सिमास एंड मिनिमास। बात समझ में आई? ऑल्टरनेटली हमें क्या मिलेंगे? मैक्सिमास और मिनिमास मिलते रहेंगे। एंड देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी, और अगर हम लोकेशन की बात करें, इंटेंसिटी और लोकेशन की बात करें, सो ऑन द y एक्सिस आई एम प्लॉटिंग द इंटेंसिटी, एंड अलोंग द x एक्सिस आई एम प्लॉटिंग द लोकेशन y। और ओरिजिन कहाँ पर है? जो मेरा सेंट्रल पॉइंट था। सो सेंट्रल पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलता है, तो मैक्सिमा पे हमें इंटेंसिटी कितनी मिली? 4 टाइम्स आई नॉट। और सिर्फ सेंट्रल पॉइंट पे ही नहीं, हमें उन सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमा मिलेगी जहां जहां पे आपको मैक्सिमा मिले थे। सो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, और वो सारी हमें लोकेशन पे मिल गई जिन लोकेशन पे आपको मैक्सिमा मिला होगा। ठीक है, जो पिंक कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी पोजीशन है आपके मैक्सिमास की। एंड बिटवीन टू मैक्सिमा यू विल गेट मिनिमास आल्सो। मिनिमा को मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ, और मिनिमा पे अगर आप देखोगे तो आपकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0। मिनिमा पे आपकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0। सो ऑल दीज ग्रीन कलर पोजीशन आर डिनोटिंग द मिनिमा। समझ में आया? सो जैसा हमने इस वाले केस में देखा था कि यहाँ पे डिटेक्टर जो है वो जो सोर्सेज हैं उसकी पैरेलल लाइन में मूव कर रहा था। यहाँ पे देखो जो हमारा डिटेक्टर था वो पिंक कलर वाली डॉटेड लाइन में मूव कर रहा था, विच इज पैरेलल टू द line which is containing the sources S1 and S2. In the second case, the detector will be moving in a perpendicular line. So detector is, in this case, the detector is moving along the pink colored line. और जो हमारे sources हैं, the first source is S1 over here, और second source is here. So this is my source S1, and another is my source S2. In such a way, the distance between the two sources is again small d. ठीक है, और जो S1 और S2 का जो मिड पॉइंट जो है, S1 और S2 का मिड पॉइंट जो है, उस मिड पॉइंट का डिस्टेंस, फ्रॉम द plane where the detector is moving, the distance is कैपिटल D, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, एंड अगेन कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो हमारे पास एक सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट O है। सेंट्रल पॉइंट O पे अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं, सेंट्रल पॉइंट O पे अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं, सो दिस विल बी माय केस नंबर 1 एट सेंट्रल पॉइंट। पाथ डिफरेंस डेल्टा x किसके बराबर आएगा? S1O minus S2O, and from geometry you can easily see that this distance will be equal to small d. So path difference कितना आएगा? small d के बराबर। ठीक है, अच्छा ये तो मुझे सेंट्रल पॉइंट का मिल गया। सेंट्रल पॉइंट के अलावा अगर किसी जनरल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो हम O पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर जाके एक पॉइंट P एज्यूम कर सकते हैं, और इस P पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव्स, एक वेव जो मेरी S1 से स्टार्ट होगी और दूसरी वेव जो मेरी S2 से स्टार्ट होगी, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर निकालूंगा तो मुझे P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की कंडीशन पता चल जाएगी। एंड सिंस the distance of the detector from the sources is very large, so I can again assume कि source S1 से आने वाली wave और source S2 से जाने वाली wave दोनों ही waves almost parallel होंगी, except for if you will drop a perpendicular from S1 toward S2,
तो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सो एडिशनल पाथ हमारे सोर्स S1 से जो आएगा वो कितना आएगा, दिस पाथ, एंड लेट दिस पाथ इज डेल्टा एक्स। सो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारा आएगा केस नंबर 2। सो फॉर पॉइंट P या एट पोजीशन P, at point P, path difference delta x, this path difference will be given by S1P minus S2P, which is approximately equal to the distance S1Q. ये किसके बराबर आएगा, S1Q के बराबर आएगा। Now again I am taking a brown colored line जो मेरे S1 और S2 के मिड पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, and let this angle is theta. सो डिस्टेंसेस बहुत छोटे होने की वजह से जो मेरा ट्रायंगल जो बनेगा S1, S2 और Q के बीच का ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सो फॉर दिस ट्रायंगल आल्सो आई कैन एज्यूम दैट दिस स्मॉल एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, दिस स्मॉल एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। नाउ आई एम रीड्राइंग दिस ट्रायंगल S1, S2, Q separately. So this triangle will be like this, where point S1 and S2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d, और आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था S2 से Q और स्मॉल एंगल कितना मिला है, थीटा। सो हमें S1 Q वाली डिस्टेंस कितना मिलेगी, d cos थीटा, कितना मिलेगा, d cos थीटा। सो एट पॉइंट P द पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल कम आउट टू बी d टाइम्स cos थीटा। मुझे जनरल पॉइंट का पाथ डिफरेंस पता चल गया, तो अगर P पॉइंट पे अब मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन अगर निकालनी होगी तो वो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, you will say that the path difference delta x should be equal to n times lambda. It means that d cos theta should be equal to n times lambda, या फिर आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा विल बी इक्वल टू cos inverse of n lambda by small d at all these position of theta। इन सभी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ठीक है, हम मिनिमा की बात करें, सो फॉर minima you will say that the path difference should be equal to 2n plus 1 times lambda by 2, 2n plus 1 times lambda by 2, लेकिन पार्ट डिफरेंस आया कितना आपके पास, d cos थीटा। सो d cos थीटा शुड बी इक्वल टू, d cos थीटा शुड बी इक्वल टू 2n plus 1 टाइम्स lambda by 2। और अगर आपको अपना मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2n plus 1 times lambda upon 2d. So at all these values of theta you will get a minima। इन सभी वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, so when the detector will be moving from the point O toward any general point, डिटेक्टर इनिशियली कहाँ पे रहेगा, O पॉइंट पे रहेगा, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा थीटा कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो आपको किसी पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा और किसी दूसरी पोजीशन पे क्या मिलेगा, मिनिमा। सो यहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेटली मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलते रहेंगे। एंड सिंस यू नो द पाथ डिफरेंस, तो अगर हमें किसी भी मैक्सिमा या किसी भी मिनिमा का इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना हुआ, अगर हमें किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हुई, तो सबसे पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। सो इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट, हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है, लैम्डा। नाउ सिंस द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस डेल्टा फाई एंड पाथ डिफरेंस इज डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, सो मुझे यहाँ से फेज डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी विच विल कम आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डी। और अगर मुझे फेज डिफरेंस पता चल गया तो इंटेंसिटी का जनरल रिलेशन क्या होता है, दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी
इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। सो मुझे डेल्टा 5 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू को पुट करके मेरे को डेल्टा 5/2 पता चल जाएगा, जहां से मुझे सेंट्रल पॉइंट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता चल जाएगी। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द सेंट्रल पॉइंट। और इन जनरल अगर आपको किसी भी पॉइंट का निकालना है तो आपको पाथ डिफरेंस पता ही है, पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस निकालोगे और फेज डिफरेंस की वैल्यू को आप इंटेंसिटी के रिलेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहां से, इंटेंसिटी का रिलेशन। ठीक है।